नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। दिल्ली की मुख्यमंत्री के सिंहासन पर जो महिला बैठी हैं, उनके बारे में आपने अब टीवी, समाचार पत्र के माध्यम से बहुत कुछ जान समझ लिया होगा। लेकिन शायद इस महिला के परिवार के उस स्याह पक्ष के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, जो मीडिया में लगातार सुर्खियां बटोर रही है, जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि केजरीवाल ने भी कुछ सोचा होगा, तभी आतिशी को सीएम बनाया होगा, और आपने भी कुछ सोचा होगा, तभी केजरीवाल को तीसरी बार सीएम चुना होगा। आतिशी को लोग 3 नामों से जानते हैं: आतिशी मार्लेना, आतिशी सिंह, आतिशी। सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। आतिशी की मां का नाम है तृप्ति वाही और पिता हैं विजय सिंह। दोनों घोर कम्युनिस्ट हैं। विचारधारा चाहे कम्युनिस्ट की हो या राइट की हो, विचारधाराएं तो ज्ञान के दीपक जैसी होती हैं। हर एक विचारधारा का मकसद सिर्फ उजाले की कोशिश होती है। गलत वे नहीं जो अलग सोचते हैं या अलग राह चुनते हैं। बुराई तो उनमें है जो इन्हीं विचारधाराओं का मुखौटा पहन देश के विश्वास को छलने और अपनों से गद्दारी करते हैं। इसलिए कम्युनिस्ट होना कोई गुनाह नहीं है। गुनाह है जब आप अपने ही देश में रहकर अपने देश के खिलाफ षड्यंत्र करें, गद्दारी करें और वैसे लोगों को सपोर्ट करने वाले भी मिल जाएं, उनकी राजनीतिक तसपोसी कर दी जाए। आप सोच रहे होंगे कि आखिर में इस तरह की बातें क्यों कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के सामने जो कुछ भी रखने जा रहा हूँ, उससे सुनने के बाद अगर आपका दिल और दिमाग शांत रहता है, आप पूरी तरह से काबू में रहते हैं, तो हमें लिखें, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें कि हमने कुछ गलत कहा या देश के खिलाफ बोला। चलिए अब मूल मुद्दे पर आते हैं कि आखिर कौन है आतिशी के माता पिता और उन्होंने देश के खिलाफ ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसे शायद ही कोई देशवासी, शायद ही कोई देश प्रेमी अपने जीते जी माफ़ कर पाए, जैसा कि मीडिया में भी इस तरह की बातें हो रही हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये खबर पढ़ी होगी कि अफजल गुरु एक खूंखार आतंकी था, जो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के लिए काम कर रहा था। 2001 के दिसंबर महीने में संसद पर हमले की उसी ने प्लानिंग बनाई थी। इस आतंकी हमले का वो मास्टरमाइंड था। अफजल समेत 5 आतंकियों ने संसद पर हमले को अंजाम दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2002 में उसे फांसी की सज़ा सुनाई थी। मीडिया में हमने जो पढ़ा, जिसे लेकर स्वाति मालीवाल भी साफ साफ लिख रही हैं कि इसी अफजल गुरु की दया याचिका पर साइन किया था आतिशी की मां तृप्ति वाही ने। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मार्लेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष है, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। ये कितनी गलत बात है। आज आतिशी मार्लेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्यमंत्रियों से। One more has been saved from being hanged, so to that extent we are happy, but we are unhappy that Afzal has been made, in our political understanding, the scapegoat. मीडिया सोर्स कहता है कि आतिशी की मां यही नहीं रुकी, उनके लिए न्याय का रास्ता और लंबा था। उन्हें अब मुंबई बम धमाके के आरोपी याकूब मीनन के लिए लड़ना था, उसे बचाना था। 12 मार्च 1993 का वो दिन भला देखा जाए तो कौन भूल सकता है। एक एक कर 13 ब्लास्ट से हिल गई थी मुंबई। अपनी आतंकी प्लानिंग से 257 लोगों को इसी याकूब मीनन ने मौत के घाट उतार दिया था। 700 लोग घायल हुए थे। याकूब लगभग 2 घंटे 10 मिनट तक इस खूनी खेल को अंजाम देता रहा। पूरी मुंबई खून से लाल हो चुकी थी और मीडिया में जो खबरें आईं वो ये बताती रहीं कि इसी याकूब मीनन को बचाने के लिए, उसकी फांसी की सज़ा रुकवाने के लिए वे आगे ही नहीं आईं, बल्कि उन्होंने याकूब की फांसी को रुकवाने के लिए पूरा माहौल तैयार किया था। उस मंच को कवर करती रहीं जो याकूब मीनन की फांसी का विरोध कर रहा था। सोचिए कितना खतरनाक था ये।
और जब ऐसे लोगों के तमाम विरोध, तमाम प्रयासों के बाद याकूब को फांसी हो जाती है, तो आतिशी की माँ तृप्ति कहती हैं कि याकूब को फांसी दे दी गई। हमारा न्यायपालिका से विश्वास उठ चुका है, न्यायपालिका ने हमारे साथ धोखा किया है। तृप्ति यहीं रुकती नहीं, कहती हैं कि जिस न्यायपालिका पे देश के आम लोगों का भरोसा था, उन्होंने न्याय का मजाक बना दिया है। इस न्यायपालिका के इस तरह के फैसले के बाद देश में अराजकता की स्थिति हो जाएगी। आतिशी की माँ लिखती हैं कि अफजल गुरु की फांसी के बाद इस देश में हिंदुवादी और राष्ट्रवादी शक्तियाँ एक हो जाएंगी और मानवाधिकार के पैरवी करने वाली शक्तियाँ और किनारे कर दी जाएंगी। क्या कहा जाए ऐसे लोगों के बारे में। और आज ऐसी सोच रखने वालों की बेटी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। ऐसे लोग जो आतंकी राहों की वकालत करते हैं, वो देश के जख्मों पर नमक छिड़कते हैं, नफरत की आग में जो अपनों को जलाते हैं, वैसे नेता नहीं बस खुदगर्ज सियासत के सौदागर कहलाने के लायक हैं। चीन जैसे शातिर से अपने देश की रक्षा करने के लिए सियाचिन की ऊंची बर्फीली चोटियों पर हमारे जवानों के लिए हर दिन एक जंग है, न सिर्फ दुश्मन से बल्कि चेहरे को काट देने वाली उन हवाओं से भी। जब हम आराम से अपने घरों में होते हैं, तब ये सैनिक माइनस तापमान और बर्फीले तूफानों के बीच वतन की हिफाजत से जुटे रहते हैं। कई जवान शहीद हो जाते हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि जब आतिशी की मां से सियाचिन ग्लेशियर में मरने वाले सैनिकों के प्रति उनकी राय पूछी जाती है, तो वे कहती हैं कि सियाचिन में भारतीय सैनिक मरते हैं तो मरें, लेकिन मुझे ज़्यादा अफसोस उन पाकिस्तानी सैनिकों के लिए होता है जो मरते हैं। जरा सोचिए, जो पाकिस्तान जैसे दुश्मन की मौत पर आंसू बहाते हैं, वैसे लोगों के बारे में जो अपने ही देश के शहीदों के लहू का मोल नहीं समझ पाए, उस परिवार को देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाकर वतन की रखवाली की जिम्मेदारी दी गई है। कारगिल युद्ध के दौरान देश के कोने कोने में भारतीय सैनिकों के लिए हर कोई अपनी तरह से योगदान देने की कोशिश कर रहा था। लोग धनराशि इकट्ठा कर रहे थे, रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा था और सैनिकों के परिवारों के लिए सहायता जुटाई जा रही थी। यह वह समय था जब देशभक्ति अपने चरम पर थी। हर कोई भारतीय जवानों के बलिदान को सलाम कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट कहती हैं कि इसी दौरान आतिशी की मां तृप्ति वाही के पास कुछ लोग पहुंचे और उनसे मदद की अपील की। उन्होंने तृप्ति वाही से भारतीय सैनिकों के लिए कुछ धनराशि दान करने या फिर रक्तदान करने की अपील की, ताकि उन सैनिकों की मदद हो सके जो कारगिल में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। आपको पता है तृप्ति ने क्या कहा? उनका जवाब सदमे की तरह था। सरकार इन सैनिकों को पैसे यानी सैलरी इसलिए देती है ताकि वे मरे जाकर, फिर हमें अपने शरीर का खून या पैसे से मदद क्यों करें। ये तृप्ति वाही का बयान था। और इतना ही नहीं, SAR गिलानी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, मैं उसी मशहूर अलगाववादी नेता के बारे में बात कर रहा हूँ जिसने कश्मीर में अशांति फैलाने में अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। SAR गिलानी को 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद आतंकी हमले में गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा साल 2016 में राष्ट्र विरोधी नारेबाजी की वजह से भी गिलानी की गिरफ्तारी हुई थी। और जब उनके अरेस्ट के खिलाफ गैरकानूनी सभा आयोजित की कुछ लोगों ने, तो उस सभा में उसके मंच पे कौन बैठा था गिलानी के साथ, पता है आपको? आतिशी की मां तृप्ति वाही। ये सारी बातें मीडिया में कही गई हैं, मीडिया में लगातार सुर्खियों में है। तो ये है तृप्ति का चरित्र और उनकी विचारधारा। देश में रहकर देश की रक्षा करने वाले सैनिकों को लेकर ऐसी सोच। आप सोच सकते हैं सपने में भी ऐसा? जब पूरा देश भारतीय सैनिकों के लिए एकजुट हो रहा था, तृप्ति वाही का यह रवैया, ये बयान दिखाता है कि कैसे कुछ लोग अपनी राजनीतिक या वैचारिक सोच के कारण राष्ट्रीय हितों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। उनके इस जवाब ने न सिर्फ उन्हें सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया, बल्कि उन लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई जो उस वक्त भारतीय सेना के साथ खड़े थे। तो आतिशी की मां की सोच से तो आप परिचित हो चुके होंगे। अब उनके पिता विजय सिंह से भी जरा मिल लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि आतिशी के पिता विजय सिंह ने एक बार कहा था कि नेपाल में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और यहाँ यानी कि भारत की सरकार मिलकर अस्थिरता पैदा करना चाह रहे हैं। सोचिए, भारत नेपाल में अस्थिरता पैदा करना चाहता है और ये कहने वाले हैं एक भारतीय जो दिल्ली के CM आतिशी मार्लेना के पिता हैं। जब कोई भारतीय अपने ही देश की खुफिया एजेंसी रॉ पर उंगली उठाता है, उसने कभी कल्पना तक नहीं की होगी रॉ अधिकारी किन परिस्थितियों में विदेश में रहते हैं,
इस वेशभूषा में रहते हुए वो अपने देश को किन बड़े संकटों से और कितनी बार बचाते हैं। घर में बैठकर टिप्पणी करना आसान है, लेकिन ये भूलना कि इन्हीं की चुप्पी में हमारी सुरक्षा की गाथा बसी है। अपने ही घर को कमज़ोर करना है, लेकिन देश कमज़ोर हो इससे ऐसे लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है। मीडिया में जो खबरें हैं वो बताती हैं कि विजय सिंह की दूसरी जो विस्फोटक बात है वो है योगी आदित्यनाथ को लेकर। उन्होंने एक बार कहा था कि योगी आदित्यनाथ ने 2006 में जो हिंदू संगम ऑर्गेनाइज किया है नेपाल में, यह फांसीवादी है। हिंदू संगम की तुलना सोचिए मुंबई हमलों का गुनहगार और पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद से करते हैं वे, और कहते हैं कि यह उसी तरह है कि पाकिस्तान का हाफिज सईद भारत की राजधानी में आकर एक इस्लामी संगम का आयोजन करें। वे नेपाल को उकसाते हैं, भारत में रहते हुए कहते हैं कि नेपाल को इसके खिलाफ विरोध जताने का पूरा हक है। जरा सोचिए, कहाँ नेपाल और कहाँ भारत। जब भारत किसी देश से रिश्ते बेहतर बनाए, वो आने वाले कल के लिए उम्मीदें जगाए, और उसके बाद कोई अगर अपना ही इस मेल मिलाप में दरार लाने को तैयार बैठा हो और वो देश की शांति को भंग करने की कोशिश कर रहा हो, तो ऐसे देशवासी के साथ क्या करना चाहिए। एक बार आप ये कह सकते हैं कि आतिशी की माँ ने, उनके पिता ने जो किया वो किया, इसमें आतिशी का क्या कसूर। तो एक दो वीडियो आतिशी का भी दिखाता हूँ, जिसको देखने के बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि आतिशी का ये कहना कितना सही है। इस वीडियो को देखिए जिसमें वो बता रही हैं कि आपको भाजपा को वोट क्यों नहीं देना चाहिए। में कोई ऐसी सिंगल पार्टी नहीं है जो बीजेपी को हरा सकती है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पार्टियां हैं जो बीजेपी को हराने का मादा रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल यूपी में आज या कल में पोलिंग का एक फेज था, तो अगर आप यूपी में देखिए बीजेपी को सिर्फ एसपी और बीएसपी की कोalition हरा सकती है और कोई नहीं हरा सकता। सो इफ वी वर यूपी वोटर्स, तो हमें क्या करना चाहिए था, हमें अपना वोट जाके एसपी बीएसपी के गठबंधन को देना चाहिए, चाहे उनका जैसा भी कैंडिडेट। हमारे एक जानकार है, वहां पे उनसे बात हो रही थी, तो कहते हैं जी हमारे इलाके का कैंडिडेट गुंडा है, मैं क्या करूं। ऐसे अभी आंख बंद करके कोalition को डाल के जाके वोट डाला, बिकॉज दिस इज एन इलेक्शन जहां पे बीजेपी को हराना जरूरी है। राजनीति में बयानबाजी अक्सर गर्मागर्म बहसों और विवादों का हिस्सा होती है, जहां नेताओं के शब्द उनके राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तो होते ही हैं, साथ ही विपक्ष को चुनौती देने का काम भी करते हैं। तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन आतिशी जब देश से बाहर जाकर विदेश में भारत की बुराई करती हैं, तो यह मामला राष्ट्रीय गरिमा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए संवेदनशील हो जाता है। ऐसे बयान अक्सर मीडिया में सुर्खियां बन जाते हैं और घरेलू राजनीति में भी ये बहस का मुद्दा बन जाते हैं। भारत की बुराई करने वाले इन बयानों से विदेश में भारतीय समुदाय की छवि तो प्रभावित होती ही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सुनिए आतिशी का ये बयान जो वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर दे रही हैं। A lot of media narratives about how India is growing. Sometimes it's shining, sometimes it's $1 trillion economy. And we are often told that India's GDP has now crossed the $3.5 trillion mark. We are told that India is the fastest growing G20 economy and many other such pieces of information. But the reality, frankly, is far more worrying and underwhelming than that. And I think that a better indicator, which really tells you about the state of the country, is the Human Development Index. Now, what is the Human Development Index? It is this index that the UNDP, the United Nations Development Program, comes out with, I think, every year or every other year, that looks at education, healthcare, employment, malnourishment, the opportunities that women have in any country or any society. And it develops an indicator on which 191 countries, I think, participate. India ranks 132 out of 191. This is India at 75. And I think that a lot of countries, which we regard, especially our neighbors, in comparison to whom we consider ourselves far more developed and far more economically ahead of, are much ahead of us are in these indicators. This includes Bhutan, this includes Sri Lanka, this even includes Bangladesh, which has a higher ranking on the Human Development Index than India does. We're told that India has the largest number of billionaires, growing billionaires. And the number of billionaires grew from 102 to 166 between 2020 and 2022. But there's another figure also that grew from 2020 to 2022.
And that is a number of hungry people in the country, those who do not have enough food. And that number in the same period, when the number of billionaires was going up, went from 19 crores to 35 crores. तो ये रहा दिल्ली की मुख्यमंत्री से उनके परिवार का परिचय। आमतौर पर जब कोई बड़ा नेता होता है, उससे बड़ा दायित्व मिलता है, तो जनता की पहली प्रतिक्रिया होती है कि उसका परिवार कैसा है, उसकी जीवनी कैसी है। और इसीलिए हम भी आपके समक्ष आतिशी को लेकर आए कि आप भी जान लीजिए कौन है आतिशी और कैसा है उनका परिवार। बहरहाल आपकी इस वीडियो को लेकर, इस सोच को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? जो परिवार कभी भारतीय सैनिकों को खून देने से मना कर दिया हो क्योंकि वह पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे। हमें इस पूरी खबर पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।